हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का आज फिर स्वागत है। आज की जो क्लास है हमारी, उस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं लोकस्ट के बारे में ही। उसका जो अगला तंत्र है जिसमें नर्व सिस्टम को शामिल किया गया है, उसकी आज अपन चर्चा करेंगे। नर्वस सिस्टम ऑफ सिस्टोसर्का अमेरिकाना। हमने पहले भी चर्चा की थी कि इसमें कुछ कॉमन स्पीशीज़ हैं, जैसे सिस्टोसर्का अमेरिकाना, ग्रिगेटोरिया, माइग्रेटोरिया, ग्रिगोरिया। तो ये जो स्पीशीज़ हैं, इनके अंदर किस प्रकार से नर्व सिस्टम मौजूद होता है, हम डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। बाकी जंतुओं की तरह भी इसका जो तंत्रिका तंत्र है वो भी क्या होता है, 3 भागों में विभक्त होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम विसरल नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, या इसको स्टोमोडियल नर्व सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मूल रूप से 2 चीज़ों से कंसिस्ट रहता है। एक तो होता है इसका ब्रेन और दूसरा होता है इसकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनके बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिन जंतुओं में हमने कॉकरोच के अंदर हमने पढ़ा था और प्रॉन के अंदर हमने नर्व सिस्टम पढ़ा था, उसमें भी इनका जिक्र हुआ था। आज हम जिस एनिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है लोकस्ट। और लोकस्ट का जो है तंत्रिका तंत्र वो किस रूप से व्यवस्थित होता है और बाकी जंतुओं से किस तरीके से ये डिफरेंट होता है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। पहली चीज़ तो ये बता दूं मैं आपको, डायग्राम को बनाते बनाते ही, कि इसका जो तंत्रिका तंत्र है वो विशिष्ट प्रकार का होता है, स्पेसिफिक प्रकार का होता है। और इसको स्पेसिफिक बनाने में जो रोल प्ले किया जाता है वो है इसके मस्कुलर सिस्टम का। मतलब कि इन जंतुओं के अंदर पैरालिसिस जैसा कोई भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता। अगर सपोज कीजिए कि आपने इसका हेड और ब्रेन वाला पार्ट जो है वो काट दिया, अलग कर दिया, तो भी ये जंतु फुदकने में सक्षम होता है और उछल सकता है, यहाँ तक कि उड़ भी सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मांसपेशियाँ हैं, मस्कुलर इसका सिस्टम है, वो नर्व सिस्टम पर निर्भर नहीं है। अगर इसके ब्रेन को हटा दिया जाए तो भी ये उड़ने की क्षमता रखता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर आपने इसके जो 3 भाग हैं थोरेसिक रीजन के, जिनमें कौन कौन से थे, प्रोथोरेसिक था, मीजोथोरेसिक था और मेटाथोरेसिक रीजन था। अगर आपने तीनों क्षेत्रों को अलग अलग कर दिया तो भी प्रत्येक कटा हुआ भाग जो है वो कुछ समय तक क्या है कि चल भी सकता है। तो ये आप इसमें विशिष्टता देख सकते हैं। और शायद ये हो सकता है कि यही ऐसा कारण है जो कि इस जंतु को लंबे समय से जो है इस इन्वायरमेंट के अंदर बरकरार रख रखा है इसको। ये कॉकरोच वगैरह आर्थ्रोपोडा के अधिकतर जंतुओं में ये विशिष्टता होती है कि वो हर तरीके के इन्वायरमेंट के अंदर हर प्रकार की परिस्थितियों में भी जीना जानते हैं। और उसके पीछे रीज़न यही होता है।
अच्छा, एक बात और बताएं आपको कि इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इतना विकसित होता है कि ये लंबे समय तक लंबी उड़ानें भरते रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इतना डेवलप है, प्लस इनके ऑप्टिकल लोब इतने विकसित हैं कि ये काफ़ी ऊंचाई से भी क्या है कि दूरी जो है एकदम इनका विजन अच्छा होता है, ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से देखने की इनकी क्षमता होती है। और दूसरा आपको ये बताया कि इन जंतुओं का नर्वस सिस्टम भी अगर हटा दिया जाए तो भी ये क्या है, जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इन जंतुओं में बहुत सी ऐसी विशिष्टताएं हैं जो इनको हर जंतु से या दूसरे इनकी जो सिमिलर एनिमल्स हैं उनसे क्या है, इनको अलग करती है। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पर एक बाइलोब्ड दिखने वाली संरचना यहाँ पर मौजूद है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसकी आउटलाइन पहले बना देता हूं मैं। ओविपोजिटर नीचे की तरफ मौजूद है। आउटलाइन में हमने ये बनाया है कि इसके ये थोरेसिक और एब्डोमिनल सेगमेंट हैं, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ है हेड वाला क्षेत्र, ये अब आप देख रहे हैं कि हेड और थोरेसिक जो रीजन है उसके पास एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, एक द्विपिंडीय स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। दरअसल ये 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। इसका जो हम ये कहेंगे कि ब्रेन वाला क्षेत्र है, ये प्रोटो सेरिब्रम, ड्यूटेरो सेरिब्रम और ट्राइटो सेरिब्रम, इन 3 क्षेत्रों से मिलकर के ये संरचना बनी रहती है जिसको हम ब्रेन कह रहे हैं। और ये जो ब्रेन है इसको नाम दिया जाता है, आप इसको ब्रेन भी लिख सकते हैं या फिर सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन भी कह सकते हैं। रीज़न क्या है कि ये इसोफेगस के जस्ट ऊपर की तरफ मौजूद होता है। जो इसकी वेंट्रल सरफेस होती है उस वेंट्रल सरफेस से डोर्सली ये सिचुएटेड होता है। तो ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के नीचे से एक जोड़ी तंत्रिकाओं का समूह नीचे की तरफ बढ़ता है और फिर से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। और चूंकि ये जो संरचना है इसोफेगस की नीचे की तरफ मौजूद होती है, इसलिए इसका जो नाम है वो दिया जाता है, ये सुप्रा है, मतलब ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ है इसोफेगस के, इसलिए ये मान लीजिए यहाँ पर हमने इसोफेगस बना दी है, ठीक है। इसोफेगस के ऊपर की तरफ है सुप्रा, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, सब
इसोफेजियल तंत्रिकाओं का गुच्छक है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? तंत्रिका गुच्छक, गैंग्लियन। अब ये जो आगे की तरफ निकल रही हैं, ये सुप्रा इसोफेजियल जो गैंग्लियन हैं, इनसे एक जोड़ी तंत्रिकाओं का समूह आगे की तरफ जो इसके नेत्रक होते हैं उनको चला जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नर्व टू ओसिलाई, टू नेत्रक को। यहीं से एक जोड़ी तंत्रिकाओं का समूह निकलता है और जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इसमें हमने पढ़ा था ये कि इसके ऑप्टिकल लोब जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिसके कारण इनकी जो विजन कैपेसिटी है वो क्या होती है? अच्छी विकसित होती है। तो ये क्या है? ऑप्टिक लोब है, और ऑप्टिक लोब को जाने वाली नर्व ऑप्टिक नर्व कहलाएगी। आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज फिर केवल आप इतना लिख सकते हैं कि ये ऑप्टिक लोब है। अब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जाने वाली जो नर्व हैं वो क्या है? ऑप्टिक नर्व के नाम से जानी जाएंगी। तो ये जो कंपाउंड आई है इसकी, वो कंपाउंड आई वाला सिरा जो है इसका बड़ा होता है। और ये जो ऑप्टिक लोब है ये आप देख सकते हैं, जो एक तो आपने आर्थ्रोपोडा के जंतु में आपने इसमें पढ़ा है भी, और आपने सुना भी होगा कि ये जो पक्षी होते हैं, एवीज के जो सदस्य होते हैं, उनके ऑप्टिक लोब जो हैं वो बड़े होते हैं, जिसके कारण जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी किसी शिकार को वो देख सकते हैं आसानी से। इनकी जो है विज़न जो कैपेसिटी है वो अच्छी विकसित होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप आगे पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में पढ़ेंगे स्कोलियोडोन के बारे में, कुत्ता मछली के बारे में, डॉग फिश के बारे में, उसके अंदर ऑप्टिक जो लोब हैं वो तो कम विकसित होते हैं, लेकिन ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं वो उनके अंदर ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ज़्यादा विकसित होता है, जिसके कारण वो जल के अंदर भी क्या है? सूंघने की क्षमता रखती है। जैसे कुत्ते के अंदर भी आप देखेंगे ऐसे जंतु जिनमें सूंघने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, उनके ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं। उसी प्रकार से इन जंतुओं के जो ऑप्टिक लोब हैं, और इसी रूप में आप एवीज के सदस्यों में आप जैसे कबूतर का देखेंगे, ब्रेन देखेंगे तो उसके अंदर, या फिर बाज का जो ब्रेन है उसको देखेंगे तो उसमें ऑप्टिक लोब जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं दूसरे जो पार्ट हैं उनकी तुलना में। तो ये ऑप्टिक लोब इसके अंदर बड़े होते हैं क्योंकि ये भी क्या है? ज़्यादातर माइग्रेटरी टाइप का ये एनिमल है। सॉलिटरी तो इसकी नेचर होती है, ऐसा नहीं है कि ये एकल रूप में नहीं पाए जाते हैं, इनको एकल रूप में भी देखा जाता है। लेकिन एकल रूप में कौन से एनिमल देखे जाएंगे? जिनकी साइज जो है वो छोटी होगी या जिनके पंख जो हैं कम विकसित होते हैं, वो क्या है कि एकल रूप में, सॉलिटरी रूप में देखे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो हैं ये माइग्रेटरी इनकी नेचर है, ये माइग्रेशन प्रदर्शित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनमें प्रवासन होता है। और वो भी किस कारण हो सकता है? आप जान सकते हैं कि ये झुंड में रहते हैं, ठीक है, कॉलोनी बना करके रहते हैं, और इनका बड़ा झुंड होता है, और वो बड़ा झुंड जो है वो एक साथ माइग्रेट करता है भोजन की तलाश में। और जहाँ ये भोजन की तलाश में जाएंगे वहीं पर क्या है? अपनी प्रजाति का भी विकास करते रहेंगे, वहाँ पर अपनी प्रजातियाँ जो है वो फैलाते रहेंगे, अंडे देना शुरू कर देंगे। ये जो इनकी सीज़न होती है उस सीज़न के अंदर ये अंडे देना शुरू कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो पीछे से फिर वापस से इनकी संतति विकसित हो जाती है, ठीक है। तो ये है इसके नीचे वाला रीजन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये सुप्रा और सब इसोफेजियल जो गैंग्लियन है, इन दोनों को आपस में जो जोड़ रही है उस नर्व का भी तो कोई ना कोई नाम होना चाहिए ना। तो ये क्या है? सर्कम। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये ब्रेन से रिलेटेड है, सर्कम। अब ये है कौन सी? इसोफेजियल नर्व। तो कौन सी है? जो कि इसोफेगस के
चारों तरफ है। यहाँ पर इसोफेजियल पार्ट है, ये इसोफेगस है, फेरिंक्स वाले क्षेत्र से जुड़ी हुई। नाम इसका क्या दे दिया जाएगा? कमीश्योर। कमीश्योर किसको कहते हैं? जो कि दो गैंग्लियन को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर पेयर के रूप में नर्व चलती हैं। इसकी जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो पेयर्ड होती है, युग्मित होती है, और युग्मित होने के साथ ही क्या होगा, यहाँ पर ये नीचे की तरफ बढ़ते हुए 3 गैंग्लियन का फॉर्मेशन कर लेती है। यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया ये लो, ये इसके 3 गैंग्लियन हैं, और तीनों जो गैंग्लियन हैं वो कहाँ मौजूद हैं? इसमें थोरेसिक रीजन के अंदर मौजूद हैं। तो इनका नाम भी क्या हो जाएगा? ये जैसे हमने इधर लिख रखा था प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, बीच वाला है मीजो थोरेसिक गैंग्लियन। थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में आउटलाइन है किसी एनिमल की और उसकी आउटर स्ट्रक्चर है तो आप अंदर के किसी भी सिस्टम को आप आसानी से बना सकते हैं। आपको ध्यान में रहेगा कि इसकी मिडगट कहाँ होती है, हाइंड गट कहाँ होती है, इसका नर्व सिस्टम कहाँ होता है, इसमें स्पाइरेकल्स कौन से क्षेत्र के अंदर मौजूद होते हैं, इसके अंदर जो जिनाइटल पार्ट है वो कौन से क्षेत्र के अंदर मौजूद होते हैं, कौन से सेगमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। ये सारी आपको जानकारी मिल सकती है अगर आप किसी एनिमल की आउटर स्ट्रक्चर जानते हैं। अब ये है प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, और थर्ड है मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। जो इसके तीनों ये गैंग्लियन है, तीनों गैंग्लियन को किसके आधार पर बांट दिया गया है? जो इसके थोरेसिक सेगमेंट होते हैं उसी के बेसिस पर इनको बांट दिया गया है। अब तीनों क्या हैं? वेंट्रल नर्व कॉर्ड की सहायता से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हम नीचे की तरफ बढ़ें उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं इसमें मैं, कि ये जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है यहीं से क्या है, आपने इसका पिछला जो सिस्टम पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल वाला, उस एलिमेंट्री कैनाल के सिस्टम में आपने यहाँ पर एक लटकी व्यवस्था में ड्रॉ किया था सेलाइवरी ग्लैंड को। ठीक है, तो प्रत्येक सेलाइवरी ग्लैंड को भी यहाँ से एक तंत्रिकाओं का समूह निकल जाता है। ये यहाँ पर क्या थी? सेलाइवरी डक्ट, और सेलाइवरी डक्ट के अंदर से होते हुए ये जो तंत्रिकाओं का समूह है, एक जोड़ी तंत्रिकाओं का जो ये समूह है वो कहाँ चला जाता है? सेलाइवरी ग्लैंड को चला जाता है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं नर्व टू सेलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब आगे की तरफ हम देखते हैं कि इसमें प्रोथोरेसिक जो गैंग्लियन है वहाँ से भी छोटी छोटी तंत्रिकाओं का समूह निकलता है साइड में, जिसमें प्रोथोरेसिक से छोटी तंत्रिकाओं का समूह, मीजो से एक जोड़ी तंत्रिकाओं का समूह, और मेटाथोरेसिक से एक तंत्रिकाओं का समूह जो निकलता है उसमें
काफ़ी तंत्रिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। आप कहेंगे इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ से वॉकिंग लेग्स भी जुड़े रहते हैं। तो इसका जो मेटाथोरेसिक रीजन है, ये मेटाथोरेसिक रीजन जो है, यहाँ से निकलने वाली जो पेरिफेरल तंत्रिकाओं के जो समूह है, पेरिफेरल परिधीय जो तंत्रिकाएं हैं, वो तंत्रिकाएं क्या होती हैं, यहाँ से जो वॉकिंग लेग्स हैं उनको भी ये चली जाती हैं। जबकि ऊपर वाले प्रत्येक पार्ट से, यहाँ से भी निकलने वाली जो तंत्रिकाएं सेगमेंट को जा रही हैं, इनको ये सेगमेंटल नर्व हैं, इनको आप डायरेक्ट सेगमेंटल नर्व भी लिख सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए आपने ये वाला पार्ट है तो आप इसको सेगमेंटल नर्व लिख दीजिए, सेगमेंटल नर्व, जो कि क्या है, प्रत्येक सेगमेंट से जुड़े हुए पार्ट को जा रही है। तो इसमें दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये कि ये मेटाथोरेसिक रीजन की ये गैंग्लियन है और वहाँ से निकलने वाली नर्व है, लेकिन साथ में ये भी हो जाएगा कि ये पेरिफेरल नर्व हैं, और पेरिफेरल नर्व है तो आपने ये लिख दिया सेगमेंटल नर्व है, तो इसका मतलब ये जाहिर हो जाता है कि यहाँ से जो जुड़ा हुआ पार्ट है सेगमेंट का, उस सेगमेंट को ये तंत्रिकाएं आपस में इंटरकनेक्टेड रख रखी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि जो इसका ब्रेन वाला रीजन है, जिसमें सुप्रा भी है और सब इसोफेजियल जो गैंग्लियन है वो दोनों ही हैं, तो यहाँ से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो पेरिफेरल नर्व के रूप में यहाँ से निकल करके इनके मैंडिबल्स को भी चली जाती हैं, ठीक है, आगे की तरफ एंटीना को भी जाती हैं, सेंसरी जो रीजन है उनको भी जाती हैं। तो यहाँ से जो छोटी छोटी तंत्रिकाएं हैं उनका आपको जिक्र करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आप वॉकिंग लेग्स को अलग आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेगमेंटल नर्व आपने लिख दिया। फिर इसकी नीचे की तरफ 5 सेगमेंटल आपको गैंग्लियन बनाने हैं। ये जो सेगमेंटल गैंग्लियन है, इन गैंग्लियन की तुलना में जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। पहला सेगमेंटल गैंग्लियन और दूसरा, तीसरा, चौथा सेगमेंटल गैंग्लियन छोटा होता है, जबकि फिफ्थ जो सेगमेंटल गैंग्लियन है, या इसको आप एब्डोमिनल गैंग्लियन आप कह दें, तो एब्डोमिनल गैंग्लियन यहाँ से ये थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके पीछे रीजन है, यहाँ से जो इसका हैंडगट वाला रीजन है, ओविपोजिटर वाला रीजन है, उनको भी ये नर्व यहाँ से जाती हैं, इसलिए ये जो पार्ट है ये बड़ा होता है। यहाँ से निकलने वाली आप छोटी छोटी तंत्रिकाओं के समूह जो हैं उनको आप निकाल दीजिए। प्रत्येक एब्डोमिनल सेगमेंट से छोटी छोटी तंत्रिकाओं का समूह निकलता है। यहाँ से 4 अलग अलग तंत्रिकाओं के ये समूह निकल जाते हैं। इनको आप आपस में जोड़ दीजिए। ये जो पार्ट है जो कि प्रत्येक सेगमेंट को आपस में जोड़ रहा है, ये क्या कहलाता है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहलाती है। कॉर्ड का मतलब धागे से है, यहाँ पर एक धागे नुमा संरचना है, और पूरा ये जो पार्ट है नर्व सिस्टम का, ये वेंट्रल ही सिचुएटेड रहता है। वेंट्रल सिरे पर इसका ये नर्व सिस्टम मौजूद होता है। ये लीजिए, तो ये है फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, और ये हो गया सेकंड। आप लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो आप केवल फर्स्ट और फिफ्थ को आप डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप केवल पहला गैंग्लियन लिख दीजिए और फिर फिफ्थ गैंग्लियन लिख दीजिए। आपको ये बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है। और ये जो तंत्रिकाएं हैं ये क्या हो जाएंगी? सभी प्रकार की जो तंत्रिकाएं हैं इनको क्या हम कह देंगे?
एब्डोमिनल नर्व्स। ठीक है, प्रत्येक सेगमेंट से ये जुड़ी रहती है। तो ये है इसका तंत्रिका तंत्र, लोकस्ट का तंत्रिका तंत्र, जो कि ब्रेन, या हम ये कहें सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के रूप में विभक्त होने के साथ ही प्रत्येक ब्रेन का जो ये सिरा है ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड की सहायता से इंटीरियर से पोस्टीरियर भाग तक फैला रहता है। और यहाँ से फैलने के बाद में हम ये कहेंगे कि ये प्रत्येक सेगमेंट को, चाहे वो थोरेसिक सेगमेंट हो या फिर एब्डोमिनल सेगमेंट हो, प्रत्येक सेगमेंट के हर विसरा को ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है और आपस में कंट्रोल रखता है। लेकिन इसमें हमने एक बात ये भी कही है कि मस्कुलर सिस्टम जो है इसका, उस पर इसका कंट्रोल इतना अधिक नहीं होता, जिसके कारण इसको अगर छोटे भागों में अलग कर दिया जाए या इसके ब्रेन को हटा दिया जाए तो भी ये फुदकने की या उछलने की क्षमता ये रख सकता है। तो वो क्या है, इसको विशिष्ट बनाता है, इसको अलग स्पेसिफिक जंतुओं की कैटेगरी में ले आता है। तो ये है जो कि लोकस्ट, जिसमें हमने पढ़ा है नर्व सिस्टम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की जो क्लास है उसमें हम इसके अगले सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।